प्यारे बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल ओशियन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम आज लेकर के आए हैं जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगा। पहला प्रश्न है 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते के बीच मतलब जो प्रसिद्ध लखनऊ समझौता था किसके किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे। तो प्यारे बच्चों, तो लखनऊ समझौता के बारे में आपको पता होगा कि लखनऊ समझौता किसके किसके बीच हुआ था। तो ये लखनऊ समझौता किसके किसके बीच हुआ था आप जान लीजिए। बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हुआ था। प्यारे बच्चों, ये क्या था? ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता था जिसको हिंदू और मुस्लिम एकता की आशा के किरण के रूप में देखा जाने लगा। इस समझौते का मेन मांगे जो थी, परिषदों पर जो है निर्वाचित सीटों की संख्या बढ़ाई जाए, प्रांतों में अल्पसंख्यकों की रक्षा की जानी चाहिए, सभी प्रांतों को स्वायत्तता देनी चाहिए और न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग की जानी चाहिए। ये इस लखनऊ समझौते का जो 1916 में हुआ इसकी प्रमुख मांगे थी और ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था, जिसमें हस्ताक्षर बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न है कानपुर बेल्शविक षड्यंत्र केस किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो प्यारे बच्चों, ये जो था आपका ये असहयोग आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। चलिए अगला प्रश्न है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है दिसंबर 1922 में गया वार्षिक सम्मेलन के बाद स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो प्यारे बच्चों, इसको जानकारी के लिए आप जान लीजिए कि जो स्वराज पार्टी था उसके अध्यक्ष जो थे वो चित्तरंजन दास जी थे। कौन थे? चित्तरंजन दास जी थे। और ये स्वराज पार्टी जो है इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। इसे कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी या स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाता था। ये कांग्रेस के खिलाफ में था। इसे कांग्रेस खिलाफत जो है स्वराज पार्टी के नाम से भी जानी जाती थी। इसका जो मेन उद्देश्य था प्रभुत्व को कायम रखना, संविधान बनाने का अधिकार, नौकरशाही पर नियंत्रण कराया जाए, स्वराज यानी स्वशासन को बनाए रखा जाए, औद्योगिक एवं कृषि श्रम आयोजन किया जाए। ये सारी चीज़ें इस स्वराज पार्टी का मेन उद्देश्य था। इसे कांग्रेस खिलाफत पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है इसका मेन अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास जी थे। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब किया गया? प्यारे बच्चों, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन है ये कब किया गया आप सभी को पता होगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन है ये 1885 में किया गया। कब किया गया? 1885 में। डेट सहित लिख लीजिए, 28 दिसंबर 1885 में किया गया। और उसके बाद इसमें 2-3 प्रश्न और पूछा जाता है कि जब इसकी स्थापना हुई उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो A.O. ह्यूम थे। कौन थे? A.O. ह्यूम थे। अगला प्रश्न पूछा जाता है, इसमें कई सवाल बनते हैं कि ये जो था इसकी पहली जो बैठक हुई थी ये कहाँ हुई थी? इसकी जो पहली बैठक है ये कहाँ हुई थी? प्यारे बच्चों, ये बॉम्बे में हुई थी। कहाँ हुई थी? बॉम्बे में तेजपाल संस्कृत पाठशाला थी, बॉम्बे में हुई थी। और इसके बाद इसकी अध्यक्षता उस समय और दूसरी बात है ये, हाँ, एक और पूछा जाता है कि ये किसके शासन काल में हुआ था? ये किसके शासन काल में हुआ था? तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में ये हुआ था। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है किसके कार्यकाल में कांग्रेस की स्थापना? देखिए थी आ गया ना, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। लॉर्ड डफरिन शासनकाल में ये हुआ था। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो सबसे पहले तो इसको जान लीजिएगा अगर एक लाइन में इसका जवाब बताऊं तो ये आपका होगा रॉलेट अधिनियम 1919। एक लाइन में तो इसका सही जवाब ये है कि रॉलेट अधिनियम 1919 के कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अच्छा, ये था क्या? ये रॉलेट जो है अधिनियम था क्या? ये भैया जो था इसमें पुलिस आपको बिना किसी कारण बताए हुए गिरफ्तार कर सकती थी, बिना मुकदमा चले ही बिना जो है आपको जेल में रख सकती थी। गांधी जी ने इसे काला कानून कहा था। अगर पूछ लिया जाए कि इस अधिनियम को काला कानून कहा गया तो काला कानून इसे गांधी जी ने किसको कहा था? रॉलेट अधिनियम को गांधी जी ने काला कानून कहा था। ये जो बनाया गया था एक समिति थी, उस समिति का नाम है रॉलेट समिति। क्या नाम है उसका?
रॉलेट समिति थी, उसी समिति के सिफारिश पर बनाया गया और उस जो है समिति थी उसके अध्यक्ष थे सिडनी रॉलेट थे। इतनी बात इसमें याद रख। तो प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब आपको मिल गया होगा कि रॉलेट अधिनियम 1919। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया। तो प्यारे बच्चों, भारत में जो साइमन कमीशन था ये कब आया, एक लाइन में इसको जो है 1928 कह दिया जाए कि भारत में साइमन कमीशन जो है 1928 में आया। इसे श्वेत आयोग भी कहा गया। कौन सा आयोग कहा गया? श्वेत आयोग कहा गया। ये श्वेत आयोग क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें जितने भी सदस्य थे सब ये ब्रिटिश के थे, यानी भारतीय कोई नहीं था, इसलिए इसे श्वेत आयोग के नाम से भी जाना जाता था। इसका जो बहिष्कार, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसका बहिष्कार और जितने भी दल थे ये सब इसके बहिष्कार कर दिए थे। और ये आया क्यों था? ये आपका जब इसके बाद जो भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए आया था। अगर पूछा जाए कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया था, तो भारत सरकार अधिनियम जो 1919 थी, भारत सरकार अधिनियम 1919 थी, इसकी समीक्षा करने के लिए आपका ये साइमन कमीशन भारत आया था। और ये जो भारत सरकार अधिनियम 1919 था, इसमें भारतीय भागीदारी का विस्तार करने के लिए इसको पारित किया गया था। इस बात को ध्यान में रखिएगा और इसी के समीक्षा करने के लिए आपका आया हुआ था। अगला प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था। अगर आपसे पूछा जाए कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था, प्यारे बच्चों इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता लोगों का। इसका तो सही जवाब है महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। लेकिन बहुत से बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते थे कि बहुत से बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। क्या कन्फ्यूज होते हैं इसमें? इसको देखिए कि दिए महात्मा गांधी जी ने सरदार की उपाधि दिया क्यों था। जब बारदौली सत्याग्रह में सरदार पटेल ने अपने महान जो है कौशल के कारण जो है इनको महात्मा गांधी ने सरदार की उपाधि दिया। लेकिन ये प्रश्न कुछ बच्चे गलती कर जाते थे। ये जब बारदौली सत्याग्रह के बाद में जब इनकी सक्रिय भागीदारी हुई, उस समय इनकी अच्छी भूमिका के कारण वहाँ की जो महिलाएं थी वो भी सरदार कहती थी। तो कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं, लेकिन इसका जो सही जवाब है महात्मा गांधी हुआ। वहाँ की महिलाओं ने सरदार कहती थी, लेकिन जो उपाधि की बात आए तो उपाधि किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में डाट डाट आंदोलन के साथ अपने सत्याग्रह की अभियान की शुरू किया। तो चलिए देखिए कि जो है महात्मा गांधी ने भारत में किस आंदोलन के साथ अपने सत्याग्रह अभियान की शुरुआत की थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुत अच्छा सवाल है और कई रूपों में पूछा जाता है। प्यारे बच्चों, इसका जो सही जवाब होगा ये चंपारण होगा। चंपारण होगा क्योंकि सबसे पहले जान लीजिएगा, जब 1915 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से जब लौट कर आए हुए थे, उस समय ये जब वहाँ से लौट के आए तो 1917 में गांधी जी ने चंपारण अभियान शुरू किया था और ये वहीं से ये सक्रिय हुए थे। ये जो है चंपारण, ये था क्या चंपारण अभियान? ये बिहार में जो नील की खेती करने वाले किसान थे, नील की खेती से एकदम उत्पीड़ित थे, उनकी शिकायतें थी, उसी के निवारण के लिए चंपारण गए हुए थे और इसी का नाम को ये चंपारण आंदोलन जो है सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। ये गांधी जी का सबसे पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। ये सबसे पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन अगर पूछा जाए तो ये चंपारण सत्याग्रह ही था। अब इसके बाद पूछा जाए 1917 में, तो इन्होंने चंपारण गए और 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद में संघर्ष शुरू किया। तो ये याद करिएगा, 1917 में चंपारण, बिहार के चंपारण में, और 1918 में अगर पूछा जाए तो ये अहमदाबाद में इन्होंने संघर्ष शुरू किया। और 1918 में गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा के किसानों के लिए भी काम किया। ये तीन चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला है चंपारण 17 में, 18 में अहमदाबाद और 18 में पुनः जो है खेड़ा के किसानों के लिए भी काम किए थे। तो प्यारे बच्चों, ये आपके लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो प्यारे बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे इनका नाम हर कोई जानता होगा। ये कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी थे। और ये बदरुद्दीन तैयब जी ये थे क्या? ये ब्रिटिश शासन काल में उस समय वकील भी थे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में भी भाग इन्होंने कार्यकर्ता भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे
तो इस प्रकार से आप जानिएगा इतने जो प्रश्न थे ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। प्यारे बच्चों, एक प्रश्न आपके लिए और है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली महिला अध्यक्ष कौन हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली महिला अध्यक्ष कौन सी हुई, तो भैया हुई सरोजनी नायडू। कौन हुई? सरोजनी नायडू। ये कब हुई थी? ये हुई थी 1925 में, 1925 में। तो इतनी बात को ध्यान में रखिएगा। जो मैंने प्रश्न कहा इस प्रकार से इसी तरीके से आपको पेट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे और इसी तरीके से आपको मिलते रहेंगे प्रश्न। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।